दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ इसरो प्रीवियस ईयर। हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे VSSC का जो पेपर था 14/7/2021 का। आज हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास ने हमने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए थे और जिन्होंने हमारी पहली क्लास नहीं वॉच की है वो देख सकते हैं। हमारी प्ले लिस्ट है, उसके अंदर क्वेश्चन इसरो प्रीवियस ईयर पेपर से प्ले लिस्ट है, उसके अंदर देख सकते हैं। और ये आज जो हमारा है ये 4 नंबर पेपर है, उसकी दूसरी क्लास है। 3 पेपर हमने पहले डिस्कस कर लिया था। और जो भी इसरो के अंदर प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इसरो के अंदर पूछे जाते हैं। तो हमारा जो 25 नंबर का क्वेश्चन था, इसके अंदर हमारा जो करेक्ट आंसर था वह हमारा सी ऑप्शन था। जैसे कि फुलरिंग जैसे कि रिवेट शीट्स में की जाती है, उसी प्रकार प्लेट के किनारे पर की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ये था, क्योंकि हमारी जो फुलरिंग टूल है वो केवल रिवेट के किनारे पर की जाती है, रिवेट के शीट्स पर नहीं की जाती है, प्लेट के किनारे पर की जाती है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर पार्श्वरेषीय युक्त घनाकार काठीय ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 6 भुजा स्क्वायर होता है। इसके अंदर हमारे को दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमारे को यहाँ पर यूनिट दी हुई है वो मीटर स्क्वायर में दी हुई है। तो हम इसको 6 तो हमारा सीधा आ जाएगा। उसके बाद इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1 मीटर बराबर होता है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 0.6 इंटू 0.6। इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा 6×6 36 आ जाएंगे और 36 छके आएंगे 216 और ये 2 संख्या बाद में पॉइंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। इसमें दिया हुआ है एक वृत्तीय छड़ के व्यास का मापन करते वक्त बैरल के 18 मुख्य डिवीजन तथा एक छोटे डिवीजन पाया गया है। 19वां डिवीजन थिम्बल बैरल के डेटम लाइन के संपाती पाया गया है। तो छड़ का व्यास हमारे वो माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर में ये जो इसमें डायमेंशन दिखाई गई है उस डायमेंशन के अनुसार हमारे को बताना है कि माइक्रोमीटर में कितनी डायमेंशन है। तो हमारा जो माइक्रोमीटर उसकी लिस्ट काउंट होती है वो 0.01 mm होती है। इसके अंदर हमारी जो मेन स्केल डिवीज़न दी हुई है वह मुख्य स्केल डिवीज़न है वो 18 दी हुई है। तो मेन स्केल डिवीज़न 18 1 mm के बराबर होता है। तो 18 मेन स्केल डिवीज़न 18 mm हो गए। उसके बाद है एक सब डिवीज़न दी गई है तो 0.5 एक सब डिवीज़न हो गई। उसके बाद हमारे को दिया हुआ है कि 19वां थिम्बल डिवीज़न है। तो थिम्बल डिवीज़न का मान हमारे को 19 है और थिम्बल के एक भाग का मान है वो 0.01 mm है। तो इसको गुणा करेंगे 19 से तो ये आएगा 0.19 mm। इसको हम 0.19 mm लिख देंगे। उसके बाद टोटल करेंगे तो ये आएगा 18.69 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। इसमें दिया गया है जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में तांबा के अलावा निम्नलिखित घटक होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें दिया हुआ है टिन एंड जिंक है, सीसा एंड जिंक है, जिंक व निकल है एंड सीसा व निकल होता है। जर्मन सिल्वर में दोस्तों एक हमेशा ही ध्यान रखना है कि इसके अंदर सिल्वर की मात्रा नहीं पाई जाती है जर्मन सिल्वर में, और इसमें जो पाई जाती है वो होता है कॉपर होता है, जिंक होता है एंड निकल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। इसमें दिया गया है स्क्रू पिच परमापी का परास करीबन खालिस्तान होता है। द रेंज ऑफ द स्क्रू पिच गेज इज अबाउट होता है। तो ऑप्शन है 25 mm से 30 mm होता है, 0.35 mm से 5 mm होता है, 0.35 mm से 0.5 mm होता है एंड 3.5 mm से 5 mm होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्क्रू पिच गेज है वो 0.35 mm से 5 mm की रेंज में होता है। स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किसी भी स्क्रू की पिच को जांच करने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से 3/4 HP बराबर किलोवाट के निकटतम का चयन करें।
तो हमारे को ऑप्शन दिया हुआ है 0.41 इंटू 45 एंड 0.55 इंटू 93 एंड 0.75 इंटू 81 और 1.0121। तो इसके अंदर हमारे जो 1 HP का मान होता है, 1 HP होता है, उसके अंदर 746 वाट होता है। तो ब्रिटिश के अंदर होता है ये, तो हम ब्रिटिश का लेंगे और इसको जब डिवाइड करेंगे 3/4 से इंटू 746 वाट, तो ये आएगा हमारा 5593 के करीब आएगा। और इसको हम किलोवाट में बदलेंगे तो ये 5593/0.3 आएगा, ये आएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके इससे 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद इसमें हम किलोवाट में, हमारे 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो 1000 वाट से इसको भाग देंगे तो ये आएगा 0.5593। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है माइक्रोमीटर के उस भाग का नाम बताइए जो मापन के दौरान किसी जॉब में समान दाब कायम रखने में सहायक होता है। ऑप्शन है रेचेट स्टॉप है, थिम्बल है, लॉक नट है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रेचेट स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नट के ऊपरी भाग में नायलॉन या फाइबर की रिंग इंसर्ट रखा गया है। ऑप्शन है स्वान या विल्स नट होता है इसका, और वायर लॉक होता है, एंड सेल्फ लॉकिंग नट होता है, एंड कैसल नट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सेल्फ लॉकिंग नट। कैसल नट है, कैसल नट का प्रयोग हम वाइब्रेशन, जहाँ पर अधिक कंपन होता है वहाँ पर कैसल नट का प्रयोग करते हैं। और कैसल नट का प्रयोग करके उसकी जो ऊपर से उसका एक अलग होता है, उसके अंदर हम खांचे कटे होते हैं, उसके अंदर से स्प्लिट पिन है, स्प्लिट पिन से उनको लॉक कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो कैसल नट है वो उसी दशा में लॉक हो जाता है और उसको जब आवश्यकता हो तो उसको आसानी से इंगेज एंड डिसंगेज भी कर सकते हैं। एंड वायर लॉक है, वायर लॉक के अंदर हम किसी भी नट के अंदर नट लगा देते हैं और उसके अंदर से हम उसकी नट के अंदर एक होल होता है, उस होल से वायर को निकाल कर अलग से फिर 2 पास में होते हैं उनको वायर से लॉक कर देते हैं, तो वो हमारा वायर लॉक होता है। एंड स्वान या विल्स नट होता है, स्वान या विल्स नट के अंदर होता है वह हमारे नट के अंदर एक स्लॉट खांचा कटा होता है और उस खांचे को ऊपर से एक स्क्रू के द्वारा टाइट किया जाता है, जिससे कि वो आपस में लॉक हो जाता है और वह नट को ढीला होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। इसमें दिया हुआ है यदि एक फल की दुकान में 120 सेब, 70 पाइनएप्पल और 110 आम है तो 6:15 के लिए है। तो इसके अंदर हमारे को फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेब और वह आम का अनुपात। तो हमारे पास सेब है वो 120 है, 120 अनुपात, और आम का अनुपात है 110 है। तो इसका जो अनुपात होगा वो 12:11 होगा, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। फिर उसके बाद है सेब एवं पाइनएप्पल, सेब के 120 है एंड पाइनएप्पल है वो 70 है, तो ये 12:70 7 हो रहा है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके बाद आ रहा है सेब एवं सभी फल, सेब है वो 120 है एंड जो सभी फल है 120 है एंड सभी फल है 120, 70 एंड 110, तो ये टोटल हो गए 300:300। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 एंड ये आएगा 15। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेब और सभी फल का अनुपात है वो 6:15 है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। इसमें दिया हुआ है ड्राइविंग गियर में 20 टीथ है तथा 100 RPM पर घूमता है, 40 टीथ से युक्त चलित गियर की यानी ड्राइवर गियर का आकलन करें। तो हमारे को ड्राइवर गियर दिया हुआ है, तो इसके अंदर होता है एक सूत्र होता है, वो होता है D1/D2 होता है, बराबर होता है T1/T2 होता है, और बराबर होता है N2/N1 होता है। डायमीटर हमारा जितना बड़ा होगा उसके RPM उतने ही कम होंगे, RPM उसके कम होंगे, और डायमीटर जितना छोटा होगा उसके RPM ज़्यादा होंगे। तो ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये
जो डायमीटर है जितना बड़ा होगा तो उसमें उतने ही टीथ ज़्यादा होंगे, तो ये हमारा समानुपाती होता है। तो इसके अंदर हम d1/d2 एंड t1/t2 और n2/n1 इसके अंदर मान रख के भी कर सकते हैं, और इसको हम सीधा भी कर सकते हैं क्योंकि आएगा ये वैसे ही। तो हम इसको अगर इस तरीके से करेंगे कि हमारा जो टीथ दिया हुआ है वो t1/t2 है, तो इसका जो मान दिया हुआ है वो हमारा 20 है, एंड t2 हमारा है वो 40 है, बराबर आरपीएम दिया हुआ है n2 का मान है वो हमें ज्ञात करना है, और ड्राइवर गियर का एंड इसके जो फर्स्ट गियर के जो आरपीएम दिए हुए हैं वो हमारे को 100 दिया हुआ है। इसको जब हम वज्र गुणा करेंगे तो ये आएगा 20 × 100/40। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 50 आरपीएम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 50 आरपीएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षटभुजीय पार्श्व के एक क्रॉस सपाट विमा 20√3 mm है और षटभुज को मशीन करने के लिए आवश्यक छड़ की न्यूनतम व्यास है। across the flat dimension of hexagonal face is 20√3 mm. What is the maximum diameter of the rod required to machine of hexagonal? यानी कि इसको हेक्सागोनल करने के लिए इसका अधिकतम व्यास कितना होगा, ये पूछा गया है। तो ये हमारी हो गई एक हेक्सागोनल फ्लेट हो गई, ये हेक्सागोनल फ्लेट है। तो इसके अंदर हमारे को जो ये दिया हुआ है एक्रॉस टू फ्लेट डायमेंशन, तो ये फ्लेट टू फ्लेट डायमेंशन दी गई है हमारे को, फ्लेट टू फ्लेट होती है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है √3a होता है, यानी इसका जो डायमीटर है भुजा है वो होती है। और हमारे को जो पूछा है वो इसने पूछा है कि कॉर्नर टू कॉर्नर हमारी जो डायमीटर को हम उसको अगर रोड को मशीनिंग करेंगे तो हमारा कितना होगा। तो हमारे को जो कॉर्नर टू कॉर्नर पूछा है इसमें, इसका पूछने का तात्पर्य ये कॉर्नर टू कॉर्नर है, तो इसका जो होता है वो होता है 2a होता है, 2 × भुजा होता है। तो भुजा इसके अंदर दी हुई है वो 20 दी हुई है, तो 20 से हम 2 को गुणा करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो 40 mm आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, इसमें दिया हुआ है वी ब्लॉक के साधारण उपलब्ध ग्रेड कौन से हैं। वी ब्लॉक होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। इसमें दिया हुआ ऑप्शन 0 और 1 होता है, 1 और 2 होता है, A1 और A2 होता है, A एंड B होता है। तो वी ब्लॉक होते हैं वह हमारे A और B प्रकार के होते हैं। A ग्रेड का होता है वो होता है हमारा वो अच्छी कास्ट आयरन का जो बना होता है, वो सघन तंतु ढलवा लोहे का जो बना होता है वह हमारा B ग्रेड का होता है। एंड अच्छी इस्पात का जो बना होता है वह A ग्रेड का होता है। A ग्रेड की जो लंबाई होती है वो 100 mm होती है बी ब्लॉक की, एंड B ग्रेड की वी ब्लॉक की होती है वो 300 mm लंबाई होती है। एंड जो हमारी एंगल प्लेट है वह हमारी A1 एंड 2 ग्रेड में जो पाई जाती है वह एंगल प्लेट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्नलिखित में से टेपर वर्ग ड्रिफ्ट के कार्य को पहचाने। फॉर्म द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ टेपर स्क्वायर ड्रिफ्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ही केयरली तरीके से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत से जो एग्ज़ाम दिया था इसरो का उनमें बहुत से लोगों ने ये सीधा ही क्वेश्चन पढ़ा था कि, और मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था, जैसे कि निम्नलिखित में से टेपर ड्रिफ्ट का कार्य क्या है। मैंने ये वर्ग छोड़ दिया था, ये वर्ग ड्रिफ्ट है। इससे मैंने क्या है स्पिंडल को, मैंने जो क्वेश्चन आंसर किया था इसको इसने किया था स्पिंडल से, मशीन स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए। तो जो ड्रिफ्ट होता है वह हमारा जो कि सिंपल ड्रिफ्ट होता है, टेपर ड्रिफ्ट होता है वह होता है मशीन स्पिंडल से निकालने के लिए। और इसके अंदर दिया है मशीन स्पिंडल से चक्को लगाने के लिए, या कार्य के टूटे स्टड को निकालने के लिए, या ड्रिल को स्थान करने के लिए। तो जो वर्ग ड्रिफ्ट होता है वह प्रयोग हमारा होता है वो कार्य के टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए हम वर्ग ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से ऊर्जा न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड तथा वाट मात्रकों के बीच में क्या संबंध है। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारा न्यूटन होता है वो होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है न्यूटन, और न्यूटन है उसके बाद आता है न्यूटन मीटर,
न्यूटन मीटर होता है वह होता है हमारा जूल होता है। न्यूटन मीटर होता है और न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है वह होता है 1 वाट होता है 1 वाट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक गतिमान पिंड का संवेग कितना है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द मूविंग बॉडी। ऑप्शन है बल बटा वेग होता है, द्रव्यमान बटा वेग होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है एंड जड़त्व आघूर्ण इंटू वेग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मास इंटू वेग होता है। और त्वरण होता है हमारे वेग में परिवर्तन की दर होती है वह हमारा त्वरण कहलाता है। और द्रव्यमान होता है जिस पदार्थ में जितनी पदार्थ की मात्रा होती है वह उसका द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान और भार होते हैं ये अलग अलग होते हैं। द्रव्यमान होता है वह हमारा स्थायी रहता है और जिसका भार होता है वो इसका परिवर्तित होता रहता है। जैसे निर्वात के अंदर भार होता है वो इसका कम हो जाता है किसी भी मटेरियल का, और गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ पर लगता है वहाँ पर द्रव्यमान है वो एक समान रहता है। इस तरह ये द्रव्यमान है एक समान रहते हैं और भार है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन में हमारे को पूछा है रोलिंग संपर्क बियरिंग के लिए सबसे उपयुक्त वर्गीकरण चुने। ऑप्शन है घर्षणरोधी बियरिंग है, प्रत्यास्थ बियरिंग है, तनु स्नेहिक बियरिंग है एंड घना स्नेहित बियरिंग है। तो रोलिंग बियरिंग होते हैं वह हमारे घर्षणरोधी बियरिंग होते हैं, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के अंतर्गत आते हैं। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग एंड फ्रिक्शन बियरिंग घर्षण बियरिंग के अंतर्गत हमारे आते हैं। वो एक आता है स्प्लिट बियरिंग आता है, स्प्लिट बियरिंग आता है, एक आता है सॉलिड बियरिंग आता है, और घर्षणरोधी बियरिंग में आता है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में आता है रोलिंग बियरिंग आता है संपर्क, और एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के अंदर आता है वो नीडल रोलर बियरिंग आता है, बॉल बियरिंग आता है। ये अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मृदु इस्पात की छिलन चिपिंग के लिए चीजल का सबसे उचित कर्तन कोण का चयन करें। ऑप्शन दिया हुआ है 70 डिग्री होता है, 65 डिग्री होता है, 55 डिग्री होता है एंड 45 डिग्री होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 55 डिग्री। जो चीजल होती है चीजल से हाई स्पीड स्टील से कटिंग करने के लिए चीजल बनी होती है वो हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। और जो चीजल का एंगल होता है वो पॉइंट एंगल एंड हेलिक्स एक जो होता है वो होता है इंक्लिनेशन एंगल होता है। तो इसके अंदर मटेरियल के अनुसार हमारा अलग अलग होता रहता है। तो हमारा जो हाई कार्बन स्टील है उसकी हम जब चिपिंग करते हैं तो उसका जो पॉइंट एंगल होता है वह होता है 65 डिग्री पॉइंट एंगल होता है एंड इंक्लिनेशन एंगल होता है वो 39.5 डिग्री होता है। एंड उसके बाद आता है कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन का जो पॉइंट एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है एंड झुकाव कोण होता है वो 37 डिग्री होता है। उसके बाद माइल्ड स्टील आता है। माइल्ड स्टील का जो एंगल होता है पॉइंट एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है और इसका जो झुकाव कोण है इंक्लिनेशन एंगल वो 34.5 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना क्योंकि ज़्यादातर माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन के बारे में पूछता है एंड एक कॉपर के बारे में या पीतल के बारे में भी पूछ सकता है। तो सभी को क्रम में ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा आता है पीतल। ब्रास का जो इंक्लिनेशन पॉइंट एंगल होता है वो होता है 50 डिग्री एंड इंक्लिनेशन एंगल होता है वो होता है 32। उसके बाद आता है कॉपर का जो एंगल होता है वो पॉइंट एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री होता है एंड झुकाव कोण होता है वो होता है 29.5 डिग्री होता है। उसके बाद लास्ट में आता है वो आता है एल्यूमिनियम आता है। एल्यूमिनियम का जो पॉइंट एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है और जो झुकाव कोण होता है वो 22 डिग्री होता है। इस प्रकार दोस्तों ये इंक्लिनेशन एंगल एंड पॉइंट एंगल के अनुसार रेख एंगल एंड उसके क्लीयरेंस एंगल चीजल के पॉइंट के उसके मटेरियल के अनुसार बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। इसमें दिया हुआ है उच्च तापमानों के मापन के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हायर टेम्परेचर होता है। यानी
भट्टी का तापमान है, जैसे भट्टी का तापमान हाई होता है तो उसका तापमान मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, वो हम प्रयोग करते हैं पायरोमीटर। तो पायरोमीटर होता है वह हमारा उच्च तापमान मापने के लिए होता है। थर्मामीटर होता है, ये हमारा न्यूनतम तापमान मापने के लिए। एंड कैलोरीमीटर होता है, वह हमारा ऊष्मा को मापने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, इसमें दिया हुआ है बेंच वाइज का स्पिंडल बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ का चयन करें। तो बेंच वाइज होती है, ऑप्शन दिया हुआ है माइल्ड स्टील होती है, कास्ट आयरन होती है, टूल स्टील होती है एंड ब्रॉन्ज होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेंच वाइज होती है वह हमारी कास्ट आयरन की बनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कास्ट आयरन, ना कि माइल्ड स्टील की बनी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो आंसर दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। हमारी जो बेंच वाइज होती है वो कास्ट आयरन से बनाई जाती है। और बेंच वाइज को निर्दिष्ट करते हैं हम विड्थ ऑफ द जा, विड्थ ऑफ द जा यानी जबड़े की चौड़ाई द्वारा, जबड़े की चौड़ाई द्वारा ये अलग अलग होती है। और इसका जो मटेरियल होते हैं वो बेंच वाइज के पुर्जों के अलग अलग मटेरियल होते हैं। जो बेंच वाइज का जो बॉक्स नट होता है वह गन मेटल का बना होता है। और बेंच वाइज के जो जा प्लेट होती है, जो जा प्लेट होती है वह टूल स्टील की बनाई जाती है, टूल स्टील की। एंड जो हैंडल होता है वह माइल्ड स्टील का बना होता है, वो हैंडल होता है। एंड इसकी बॉडी है वो ढलाई की हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है यदि a की घात m है, कोष्टक के अंदर टोटल इसके n है घात, बराबर होता है a m इंटू n, यानी घात तो आपस में गुणा हो जाती है। तो 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 और टोटल की घात है वो 2 है कि सही मान का अनुपात लगाइए। तो इसके अंदर हमारा होगा वो होगा 2 की घात, इस जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a का मान है, a हमारा कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद m इंटू n है, यानी m और n इन दोनों का मान है वो गुणा हो जाएगा। तो इसका जो 2 की घात है वो आएगा 6, तो और 2 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 64। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा है पेच कर्तन के लिए टेप पाना पर सज्जित कोडांतरित हस्तक्षेप के भाग की पहचान करें। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ हैंड टेप। हैंड टेप होता है उसमें कौन सा भाग है जो पकड़ने के काम आता है, यानी कि टेप रेंच को थ्रेडिंग करते समय पकड़ने के काम आता है। तो ऑप्शन है टेंग है, हील है, सेंक है एंड फ्लूट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टेंग। और इसकी जो ड्रिल होता है, ड्रिल है, ड्रिल की जो नेक होती है उसके ऊपर जो उसका साइज है एंड मटेरियल है, ड्रिल का मटेरियल एंड उसकी साइज़ नेक पर लिखी होती है। एंड इसके अंदर भी नेक होती है, नेक के ऊपर ही इसकी साइज़ लिखी होती है। और सेंक होता है, सेंक हमारा टेपर होता है और वो मोस्ट टेपर में होता है। फ्लूट होता है, फ्लूट का कार्य होता है चिप्स को रिमूव करना, चिप्स को बाहर निकालना तथा पॉइंट तक कटिंग फ्लूइड होता है उसको पहुंचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, इसमें दिया हुआ है एक वृत्त के ग्रीक अक्षर पाई खालिस्तान के अनुपात को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है परिधि अपॉन व्यास है, त्रिज्या और परिधि है, व्यास अपॉन परिधि है, परिधि और त्रिज्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा परिधि अपॉन व्यास। पाई का मान हम परिधि के लिए लेते हैं, उसकी परिधि होती है, और व्यास होता है डायमीटर। जिस डायमीटर की जितनी डायमीटर बड़ा होगा उसकी उतनी ज़्यादा परिधि होगी, और जिसका डायमीटर छोटा होगा उसकी परिधि उतनी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, 47 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। ऑप्शन है कोल टोंग है, ब्रेक पेडल है, नट क्रैंकर है एंड व्हील बेरो है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ब्रेक पेडल होगा। हमारे जो उत्तोलक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। फर्स्ट उत्तोलक है जिसके अंदर जो बीच में होता है वो होता है आलम्ब बीच में होता है। और सेकंड उत्तोलक होता है उसमें लोड बीच में होता है। और थर्ड उत्तोलक है उसके अंदर जो बीच में होता है वो होता है इफोर्ट। थर्ड उत्तोलक का जो उदाहरण है वो हमारा चिमटा है, और भी है इसके उदाहरण। और लोड जिसमें बीच में होता है
वह हमारा एक पहिए वाली जो होती है, जिससे हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एक पहिए वाली गाड़ी होती है, उसका यूज़ करते हैं। एंड तुल्ला होती है, और भी इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोमीटर खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है, रिक्त स्थान को उचित उत्तर से भरें। हाइड्रोमीटर हमारा किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन है न्यूटन के नियम पर, मिश्रण का अनुपात पर, अपेक्षित आर्द्रता के नियम पर, और उत्प्लावकता के नियम पर, यानी बोर्नसी के नियम पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बोर्नसी के नियम, यानी उत्प्लावकता के सिद्धांत पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का। इसमें दिया हुआ है अपरूपण प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस यानी प्रतिबल एंड शियर विकृति के अनुपात को खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन है दृढ़ मापांक कहते हैं, मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी पाइसन अनुपात कहते हैं, प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, एंड सुरक्षा गुणांक कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा दृढ़ता मापांक कहलाता है। पाइसन अनुपात होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन होता है, लीनियर स्ट्रेन होता है, वो हमारा पाइसन अनुपात क्या रहता है। सुरक्षा गुणांक होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, वो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में निम्नलिखित में से सदिश राशि क्या है? ऑप्शन है संवेग है, पावर है, टेम्परेचर है, वर्क है। तो सदिश राशि होती है वह राशि होती है, ऐसी राशि जिसमें दिशा व परिणाम दोनों होते हैं, वह हमारी सदिश राशि कहलाती है। और अदिश राशि होती है उसके अंदर हमारी केवल परिणाम दिया जाता है, उसमें दिशा नहीं होती है, तो वह हमारी अदिश राशि है। तो अदिश राशि हमारी पावर अदिश राशि है, टेम्परेचर भी अदिश राशि है, और कार्य भी अदिश राशि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा संवेग। संवेग, वेग, त्वरण, विस्थापन, ये हमारी सदिश राशि के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि हमारी आगे जो वीडियो आए वो आपको नोटिस इसका मिलता रहे, और हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने प्रिपरेशन करते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।